आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं रिपब्लिक डे का। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है, गणतंत्र, रिपब्लिक। इसमें से बहुत सारे लोग जो वीडियो देखेंगे उनको दरअसल इसका मतलब पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसको समझने का कोशिश करते हैं। और कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि जो जब रिपब्लिक डे पर या आप मान लीजिए इंडिपेंडेंस डे पर कोई फंक्शन होता है तो उसमें कई बार जो हमारे सामने जो व्यक्ति होते हैं उनको भी दरअसल कई बार इसका मतलब पता नहीं होता है, और कई बार वो कन्फ्यूजन में रिपब्लिक डे के जगह पर इंडिपेंडेंस डे बोल देते हैं, कभी इंडिपेंडेंस डे के जगह पर रिपब्लिक डे बोल देते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग समझने के लिए, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ नया चीज़ सीखने को मिला या नहीं। और मैं कोशिश करता हूं कि जो एक एक बारीकी से ऐतिहासिक दृष्टिकोण के हिसाब से मैं तथ्य के साथ आपके सामने बात को रखूं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझने का कोशिश करेंगे कि गणतंत्र होने का मतलब क्या है। गणतंत्र होने का मतलब, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए कि जो दरअसल इसका जो गणतंत्र है, रिपब्लिक है, इसका दरअसल मीनिंग क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले जो 3 डेट ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है वो 3 डेट आपको याद रखना पड़ेगा। एक डेट है आपका 15 अगस्त, और एक डेट है आपका 26 नवंबर, और एक डेट है आपका 26 जनवरी। तो मूल रूप से आपको ये 3 डेट जो देख रहे हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये तीनों डेट अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो सबसे पहले हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कि जो ये 15 अगस्त का जो ये दिन था, यहाँ पर क्या हुआ था। तो आप देखेंगे जो 15 अगस्त हम लोग को पता है, जो 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिला था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका जो 26 नवंबर 1949 है, इस दिन जो है सो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनकर तैयार हुआ था, और माना जाता है कि जो इसी दिन संविधान सभा के जितने मेंबर थे वो सभी मेंबर ने संविधान पर क्या किया था, सिग्नेचर अपना कर दिया था। उसके बाद आपका डेट आता है 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था कि जो इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इस दिन हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। अब यहां पर एक चीज आता है कि जो, तो अगर इससे पीछे का अगर आप पर्सपेक्टिव देखेंगे तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो 3 डेट आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक हो गया 15 अगस्त का दिन, एक हो गया 26 नवंबर का दिन, और एक हो गया आपका 26 जनवरी का दिन। तो दरअसल 15 अगस्त 1947 को हम क्या हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। तो इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। उसके बाद एक है आपका 26 नवंबर, इसको दरअसल इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, संविधान निर्माता इस पर सिग्नेचर किए थे, और वर्तमान में इसको अभी अगर आप देखेंगे तो इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपका जो जिस दिन से संविधान लागू हुआ तो उस दिन क्या हुआ कि जो उस दिन से आपको इसको 26 जनवरी 1950 से इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हो गया। अब इसको सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो इसको समझने के लिए आपको 2-3 बात को ध्यान देना पड़ेगा। अब 2-3 बात उसमें से क्या है, एक आप सबसे पहले देखेंगे तो एक आप समझना पड़ेगा आपको उपनिवेश। उपनिवेश
और उपनिवेश के बाद आपका आ जाएगा संरक्षित राज्य। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डोमिनियन, और इसके बाद अगला आप देखेंगे तो संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र। ठीक है, तो आप देखिए उपनिवेश क्या होता है, या उपनिवेश को कॉलोनी बोला जाता है। तो उपनिवेश का दरअसल मतलब ये हो जाता है कि जो आपका जो उपनिवेश का मतलब हो जाता है जो सरकार की जो अंगे हैं या सरकार का जो सिस्टम है, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, सरकार का ये 3 अंग है। ये तीनों पर किसी दूसरे व्यक्ति का, मतलब कोई एक स्टेट है उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का, दूसरे स्टेट का क्या है, कंट्रोल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लेंगे जे 15 अगस्त 1947 से पहले भारत किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटिश का उपनिवेश था, ब्रिटेन का। क्योंकि उपनिवेश इसीलिए था क्योंकि भारत के कार्यपालिका के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर, विधायिका के ऊपर, ये तीनों जो सिस्टम था, ये तीनों सिस्टम पर कंट्रोल या अधिकार बोलेंगे तो मुख्य रूप से आपका किसका था, ब्रिटेन का था। तो हम बोल सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत जो था सो किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो उपनिवेश का मतलब हो गया जो सरकार की जो सारी सिस्टम है उस पर किसी दूसरे राष्ट्र का आपका क्या है, कंट्रोल हो चुका है। अब देखेंगे तो संरक्षित राज्य देखेंगे, तो संरक्षित राज्य में क्या होता है, एक S1 स्टेट हो गया और एक मान लीजिए S2 स्टेट। मतलब हर चीज पर तो कंट्रोल नहीं होगा, हर चीज पर कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कि जे S1 बड़ा राज्य है और ये S2 छोटा राज्य है, तो इसको कहा कि जे ऐसा कीजिए जे आप बाकी सब चीज अपना पास रखिए लेकिन सेना हमको दे दीजिए, सेना या इसको आप सुरक्षा बोल सकते हैं, सुरक्षा हमको दे दीजिए। फिर कहा कि जो हमको विदेश मामला दे दीजिए। इसका मतलब है जब बाकी हर मामले में वो खुद करेगा, लेकिन सेना के मामले में, विदेश मामले में, सुरक्षा के मामले में जो होगा सो S2 राज्य जो होगा सो S1 राज्य पर क्या होगा, डिपेंड होगा। तो इसको बोला जाता है संरक्षित राज्य। इसका मतलब है जो एक राज्य है सो दूसरे के संरक्षण में क्या है, मतलब दूसरे के संरक्षण में है। इसका मतलब हो गया कि S1 का संरक्षण, S1 जो संरक्षण कर रहा है किसका, S2 का, क्योंकि उसके सेना पर नियंत्रण है, इसका उसके विदेश सेवा पर नियंत्रण है S1 का। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, जैसे आप डोमिनियन स्टेटस का कहने का मतलब हो गया जो यहाँ पर उसके पास हर अधिकार होगा, मतलब यहाँ पर इसका अपना सेना भी होगा। इसमें अगर मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 लेते हैं, S1 स्टेट और S2 स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देखिए जो संरक्षित राज्य में क्या देखिए, सेना के मामले में, सुरक्षा के मामले में या विदेश मामले में, संचार के मामले में जो कंट्रोल है सो एक राज्य का दूसरे राज्य के ऊपर है, बाकी पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो सेना भी जो राज्य है दोनों के पास अपना अपना होगा, फिर सुरक्षा भी अपना अपना होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन सिर्फ एक चीज जो होगा, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट जो आपका होगा वो क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट जैसे S1 बड़ा राज्य है, S2 छोटा है, या S1 राज्य जो हो गया इसका राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वही S2 राज्य का भी राष्ट्राध्यक्ष होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको आगे बताएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं जो 1947 से लेके, जब 15 अगस्त 1947 से लेके 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक
भारत जो था सो आपका किस स्टेटस में था? डोमिनियन स्टेटस में। भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन स्टेटस में था, ठीक है। लेकिन 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत जो था से डोमिनियन स्टेटस में था। इसका मतलब भारत का सेना के ऊपर भी भारत का अपना नियंत्रण है, विदेश मामले पर भी अपना नियंत्रण है, हर मामले में अपना नियंत्रण है। लेकिन जो आपका ब्रिटेन का हेड ऑफ स्टेट था, मतलब ब्रिटेन का जो राजा था या रानी था या सम्राट था, वही क्या था आपका भारत का भी क्या था, मतलब हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्र प्रमुख जिसको बोलते हैं। वो मतलब सरकार का प्रमुख यहाँ का व्यक्ति होगा, लेकिन राष्ट्र का प्रमुख जो था सो ब्रिटेन का जो राजा या रानी हुआ करता था, वही भारत का भी मतलब राष्ट्र का प्रमुख हुआ करता था, या पाकिस्तान का भी राष्ट्र का प्रमुख हुआ करता था। इसका मतलब है कि हर मामले में तो डोमिनियन स्टेटस में आप आजाद रहेंगे, लेकिन हेड ऑफ स्टेट जो होगा, जो मतलब कि जो जिस पर डिपेंड है, जैसे इसके बीच में आप देखेंगे 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, तो 50 तक देखेंगे तो इसमें जो था सो ब्रिटेन का जो हेड ऑफ स्टेट हुआ करता था, वही हुआ करता था किसका? भारत का भी हेड ऑफ स्टेट हुआ करता था। उसके बाद आपका था एक संप्रभु राष्ट्र। इसके बाद संप्रभु राष्ट्र, तो संप्रभु राष्ट्र वो होता है जो जिसके आंतरिक मामले में या बाहरी मामले में किसी दूसरे राष्ट्र का क्या हो? नियंत्रण न हो। इसका मतलब पूरी तरह से आजाद है, चाहे आंतरिक मामला हो चाहे बाहरी मामला हो, सभी मामले में वो कानून बनाने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। तो उसको बोला जाता है आपका संप्रभु राष्ट्र, ठीक है। जैसे भारत एक क्या है? संप्रभु राष्ट्र है। इसका मतलब आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो, भारत जो है स्वयं को मतलब अपने आप को क्या करता है? स्वयं स्वतंत्र है, चाहे आंतरिक मामला हो चाहे बाहरी मामला हो, इसमें कानून बनाने के लिए। अब इसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल में लेंगे, संरक्षित राज्य के एग्जाम्पल में लेंगे, तो जैसे आप ले सकते हैं कि जो मतलब जैसे सिक्किम के हर चीज पर नियंत्रण किसका था? भारत का था। तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं जो लगभग 1975 तक, मतलब 1975 में आप देखेंगे जो 35वां और 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में 76 में आके मतलब कि जो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन उससे पहले तक देखेंगे तो सिक्किम एक मतलब संरक्षित राज्य के तौर पर भारत का अंग था। इसका मतलब है कि जो उसके सेना पर, पुलिस पर, सुरक्षा पर, हर चीज पर जो नियंत्रण था वो किसका था? भारत का था। तो आप इसका ले सकते हैं, इस चीज को आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा? संप्रभु राष्ट्र में पूरी तरह से राज्य इंडिपेंडेंट होता है खुद पर, या पूरी तरह से आजाद होता है, किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे स्टेट पर डिपेंड नहीं होगा। और यहां पर हम राज्य बोल रहे हैं तो आप सीधा समझ जाइएगा कि राज्य का मतलब, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में होता क्या है, जो हम राज्य के लिए प्रयोग करते हैं, दरअसल ये जिसको आप देश बोलते हैं, यही शब्द प्रयोग किया जाता है पॉलिटी में राज्य के लिए। जैसे भारत एक राज्य हो गया, पाकिस्तान एक राज्य हो गया, अमेरिका एक राज्य हो गया, ठीक है। तो ये सब राज्य इसको बोलते हैं। और वही अगर आप राज्य का बात करेंगे तो जैसे बिहार आपका जैसे आप समझते हैं जो बिहार राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, तो इसको पॉलिटी में जो है सो उत्तर प्रदेश प्रांत बोल सकते हैं आप, बिहार प्रांत बोला जाता है, झारखंड प्रांत बोला जाता है। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर घपला होता है, इसीलिए आपको बार बार शब्द आता है राज्य। अब इससे आगे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि जो अब साल बाय साल हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। मिटाने वाला चलिए, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आप यहां तक देख लिए। अब सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ये 1947 से पहले भारत क्या था, अब हम लोग साल बाय साल समझने का कोशिश करते हैं। तो 1947 से पहले भारत, तो 1947 से भारत जो था सो उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश था। तो भाई उपनिवेश किसका था? तो आप बोल सकते हैं जो उपनिवेश भारत था, आप बोल सकते हैं यूके का था, या इंग्लैंड का था, या ब्रिटेन का था, ठीक है।
कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत 1947 से पहले उपनिवेश इसीलिए था क्योंकि भारत का जो सरकार था, भारत का बात करें सरकार का, तो सरकार का जो 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इस पर नियंत्रण पूर्ण रूप से किनका था? ब्रिटेन का था। ठीक है, तो इसीलिए भारत जो था से 1947 से पहले भारत क्या था? उपनिवेश था। किसका? ब्रिटेन का। उसके बाद आप देखेंगे जो 1947 से 1950, तो आपको देखना पड़ेगा जो 1947 से 1950 तक का जो यात्रा देखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो इसके बीच में भारत था डोमिनियन, भाई तो डोमिनियन किसका था? तो डोमिनियन भारत था किसका? ब्रिटेन का। डोमिनियन किसका था? ब्रिटेन का। तो 1947 और इसका पर्सपेक्टिव आपको पीछे समझा चुके हैं। जो दरअसल डोमिनियन का मतलब क्या होता है? जो हेड ऑफ स्टेट जो होगा आपका, हेड ऑफ स्टेट, वो क्या होगा? इसका मतलब था कि जो ब्रिटेन का हेड ऑफ स्टेट था वही था भारत का भी हेड ऑफ स्टेट, और बाकी सारे चीज के मामले में भारत क्या था? स्वतंत्र था। सिर्फ हेड ऑफ स्टेट के तौर पर जो कार्य कर रहा था वो ब्रिटेन कर रहा था। तो ये 1947 से, अब इसके बीच में ये आपका था डोमिनियन स्टेटस। अब सबसे पहली बात जो है सो आप ये चीज को समझेंगे कि जो भारत को आज़ादी कैसे मिली। तो भारत के आज़ादी का जो इतिहास है उसको समझने के लिए आपको एक चीज देखना पड़ेगा। एक अधिनियम है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो है 1947, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो सबसे पहले आपको इस अधिनियम को समझना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि जो इसके अंतर्गत में क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो सबसे पहला प्रावधान यह था कि जो 1947 मतलब जो यहां से ब्रिटेन का शासन को क्या कर दिया जाएगा? खत्म किया जाएगा। इसमें यह बात लिखा हुआ था कि जो भारत अब क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा और यहां से ब्रिटेन की शासन क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए जो बिल पारित किया गया था ब्रिटेन के संसद में, तो देखिए हमारे यहाँ जो संसद है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो उसी तरह से ब्रिटेन का भी संसद है। तो आपको लगता होगा कि ये बिल पारित कहाँ हुआ होगा? भारत के संसद में नहीं, भारत के संसद में नहीं, ये बिल पारित हुआ था आपका ब्रिटेन के संसद में, क्योंकि हम उपनिवेश किसका थे? ब्रिटेन का थे, इसीलिए ये बिल पारित किया गया था ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में क्या है कि जो जिस तरह से आपके यहाँ लोकसभा है और राज्यसभा है, उसी तरह से ब्रिटेन में आप देखेंगे तो वहां पर है हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है, अगर तो हाउस ऑफ लॉर्ड का मतलब हो गया भारत का राज्य, भारत में जिसको आप बोलते हैं राज्यसभा, राज्यसभा, या इसको आप बोलते हैं उच्च सदन, राज्यसभा या उच्च सदन, तो इसको वहां पर बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक वहां पर है हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन का मतलब हो गया लोकसभा, जिसको हम यहां पर बोलते हैं निम्न सदन। ठीक है, तो यहां से बिल को क्या किया गया? पारित किया गया, और बिल पारित हो गया। और उसके बाद में इसमें कहा गया कि जो 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या कर दिया जाएगा? आजाद कर दिया जाएगा। इसका मतलब है जो भारत अब ब्रिटेन से क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। भारत का जो शासन है वो भारतीयों को क्या किया जाएगा? हस्तांतरण कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जो भारत जो उपनिवेश है किसका? यूके का, ब्रिटेन का, उसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा नंबर में कहा जो वायसराय का पद है, वायसराय का पद है, ये वायसराय के पद को क्या किया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। अब देखिए
दो चीज था कि जो आप सुनते होइएगा जो वायसराय और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है, वायसराय और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है, तो थोड़ा सा बेसिक अंतर है। देखिए वायसराय जो था सो सीधा समझ जाइए, ब्रिटेन जो हुआ करता था उसके तरफ से, ब्रिटेन के तरफ से जो भारत में प्रतिनिधित्व करता था, ब्रिटेन के तरफ से जो भारत में प्रतिनिधित्व करता था उसको वायसराय बोला जाता था। और गवर्नर जनरल उसको बोला जाता था जो भारत में भारत के राज्य सरकार को मैनेज करता था, राज्य सरकार को चलाता था, उसको भारत की तरफ से वो नियंत्रित करता था, उसको गवर्नर जनरल बोला जाता था। तो दरअसल बात ऐसा था कि जो वायसराय हुआ करता था उसी को वो मतलब ताकि बैलेंस बना हुआ रहे, सिस्टम बना हुआ रहे, उसके लिए वायसराय को ही क्या किया जाता था, कई बार गवर्नर जनरल बना दिया जाता था, ताकि क्या हुआ कि जो सरकार का भी नियंत्रण उसका हो जाए और डायरेक्ट वो जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो किसका कर रहा है, ब्रिटेन का भी कर रहा है। ठीक है, तो यहां तक हो गया बात। उसके बाद में इसमें बात किया गया था, यही जो आप देखेंगे संविधान सभा, जो संविधान सभा कार्य मतलब भारत के लिए एक संविधान सभा तो बनी, संविधान सभा का हम लोग देखे थे कि जो नवंबर 1946 में क्या हो चुका था, आपका गठन हो चुका था, और वो संविधान सभा आपको कार्य करिए रही थी। तो आप देखेंगे कि जो नवंबर 1946 में संविधान सभा बन गया था और संविधान बनने का कार्य जो है सो दिसंबर 1946 से क्या हो गया था, आपका शुरू हो गया था। और अंततः आप देखेंगे तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के आपका पूर्ण रूप से क्या हो गया था, तैयार हो गया था। और उसके बाद देखेंगे तो 26 नवंबर, और इसको लागू जो करने का लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसके अंतर्गत मूल रूप से इतने प्रावधान थे। अब इस पर आप देखेंगे तो अब इसमें जो प्रावधान सब किए गए थे ये सारे आपका हो गया। उसके बाद देखिए इसमें और प्रावधान थे, जो भारत को दो डोमिनियन स्टेटस में दो डोमिनियन बनाया जाएगा, और दो डोमिनियन एक होंगे पाकिस्तान और एक होगा आपका भारत। भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन होगा। और उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो चुका है भारत, तो इसके लिए प्रावधान मतलब इसमें और किया गया था कि जो भारत का शासन जो मान लीजिए जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक भारत का जो शासन चलेगा, जो भारत शासन अधिनियम आपका था, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 था। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही क्या किया जाएगा, शासन चलाया जाएगा। ठीक है, और संविधान सभा संप्रभु था, इसमें लिख दिया गया था जो संविधान सभा जो होगा सो संविधान सभा क्या होगा आपका, संप्रभु होगा। इसका मतलब संप्रभु कहने का मतलब हो गया जो संविधान सभा कुछ भी बदल सकती है, इसका मतलब संविधान सभा के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। यहां तक कि संविधान सभा को जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान को भी बदलने का क्या था, अधिकार था। इसके बाद अगर हम लोग अब देखेंगे तो अब बात आप कर सकते हैं संविधान दिवस का। तो अब आपका आ जाता है संविधान दिवस। तो संविधान दिवस जो आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26, क्योंकि इसके लिए ये तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखेंगे कि जो जैसे आपका संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन आप कहेंगे कि जो संविधान जो लागू हुआ वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ऐसा 2 महीना ही क्यों वेट किया गया?
संविधान बनने के बाद क्या मतलब ऐसा सिचुएशन हुआ कि जो इसके बाद 2 महीना आपको वेट करना पड़ा। तो इसके कुछ ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव है। अब ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव समझने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल समझा दे। एग्जाम्पल के लिए आप अमेरिका का एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कुछ कुछ घटना वैसा ही है। तो क्या हुआ था कि जो 1975 से 1983 तक अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के लिए युद्ध हुआ था। मतलब आप बोल सकते हैं कि अमेरिका को आज़ादी के लिए युद्ध करना पड़ा था, और वो युद्ध जो है सो आपका 1775 से 1783 तक ये युद्ध चला था। इस युद्ध में हुआ था क्या कि जो एक 4 जुलाई के दिन, 4 जुलाई 1976 के दिन जो था से वहाँ का एक सदस्य थे जिनका नाम था थॉमस जेफरसन। उन्होंने जो था सो अमेरिका का जो 13 प्रांत थे, इस 13 प्रांत को अपने आप में ब्रिटेन से क्या घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। और आप देखेंगे कि जो अमेरिका में जो वो ब्रिटिश शासन जो था, ब्रिटिश रूल भी वहाँ पर था, लेकिन आप देखेंगे कि जो इसके आज़ादी के लिए इनका जो संधि हुआ था, संधि का डेट अगर आप देखेंगे तो शायद हम ध्यान कर, एक मिनट, संधि, हाँ, अगर संधि का डेट देखेंगे तो 3 सितंबर है 1783 को ये एक संधि का आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, पेरिस का संधि जो फ्रांस में हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ, जो ब्रिटेन का जो राजा थे वो शासक थे वो, और फिर आप देखेंगे जो फ्रांस के जो ये सदस्य थे ये दोनों के बीच में पेरिस में संधि हुआ था। उस संधि में यही तय हुआ था 3 सितंबर के दिन जो अमेरिका जो है सो अब स्वतंत्र किया जाता है, और इस संधि के तहत वो स्वतंत्र हुआ था। लेकिन आप देखेंगे जे आज भी अमेरिका जो है सो 4 जुलाई को ही क्या मनाता है, इंडिपेंडेंट डे मनाता है, क्योंकि संधि हो रहा है कब, 1783 में, और ये लोग जो है सो अपना आज़ादी, पहला स्वतंत्रता की घोषणा कर दिए कब, 4 जुलाई 1976 को। और इसीलिए अमेरिका में देखेंगे जब 4 जुलाई को ही क्या किया जाता है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि दरअसल उनको आज़ादी मिला था कब, 3 सितंबर को आज़ादी मिला था। अब आइए, ये तो था अमेरिका का इतिहास। अब थोड़ा भारत का इतिहास आप देखिए। अगर भारत का इतिहास देखेंगे तो भारत में भी कुछ इसी तरह का रोचक कहानी है। रोचक कहानी देखेंगे तो भाई, रोचक कहानी में एक आप समझ सकते हैं कि जो 26 जनवरी 1950 ये क्यों महत्वपूर्ण हुआ। इसके महत्वपूर्ण होने के पीछे जो रीजन है, रीजन में अगर आप देखेंगे तो आपको याद होगा कि जो कांग्रेस जो थी सो कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ करता था वो हुआ करता था दिसंबर के महीना में। तो 31 दिसंबर 1929 के दिन हुआ था एक अधिवेशन, जो इतिहास में वो अधिवेशन प्रसिद्ध है लाहौर अधिवेशन के नाम से, लाहौर अधिवेशन के। और इसी लाहौर अधिवेशन में जो थे से पंडित नेहरू जो थे से पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दिए थे। जैसे देखिए, कांग्रेस में जो थे से अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति शामिल थे, और सबका मत अपना अपना क्या था, अलग अलग था। कुछ का मानना था कि जो नहीं, पूर्ण रूप से हमको ब्रिटेन से आज़ादी चाहिए। कुछ का मानना था कि जो नहीं, हमको मतलब कि जो जैसा है वैसा चलने दिया जाए, उसमें सिर्फ हमारा भागीदारी हो जाना चाहिए, मतलब उसमें हमको इतना मिल जाए जिससे हम अपना दुकान चला सके, आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ आदमी जो थे से उनका बहुत अलग रूप था। उनका मानना यह था कि जो भाई हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं,
हमारा देश है तो हमें भाई जो है सो आज़ादी चाहिए और संपूर्ण आज़ादी चाहिए। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, भीख में हमें दिया हुआ आज़ादी नहीं चाहिए। कुछ विचारधारा, जैसे इस विचारधारा पर आप नेहरू को ले सकते हैं, फिर आप सुभाष चंद्र बोस को ले सकते हैं। इसी तरह के कुछ नेता ऐसे थे जिनका पूर्ण स्वराज्य का क्या था, मांग था। और इन लोगों ने यही 31 दिसंबर 1929 को ही नेहरू ने यह घोषणा कर दिया कि जो 26 जनवरी 1950 तक हम आज़ादी हासिल कर लेंगे और 26 जनवरी 1950 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। अब यह घोषणा हो चुका था, इसका मतलब है जो जिस दिन घोषणा कर रहे हैं उसके कितना दिन के बाद, 26 दिन के बाद हमें क्या मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाएगा। और इस चीज को इन लोगों ने घोषणा कर दिया और स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। उसी दिन से अगर आप देखेंगे तो जो भी कांग्रेस के जितने सदस्य थे और जितने नेता थे, जितने कार्यकर्ता थे, वो लोग प्रत्येक साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में 1930 से मनाना शुरू किया और उस दिन से ये लोग मनाते हुए आ रहे थे। तो इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण को इतिहास में दर्ज रहे और इसको याद रखा जाए, मतलब लंबे समय तक, इसके लिए यह प्रावधान किया गया। जो हमारे देश में संविधान तो बन के तैयार हो गया कब, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इतना दिन मतलब 2 महीना हमें क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा। और अब देखेंगे जैसे 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया तो संविधान का कुछ अंश जो था सो लागू कर दिया गया था। जैसे जो नागरिकता से रिलेटेड अंश था उसको लागू कर दिया गया था। नागरिकता से रिलेटेड अंश शायद ध्यान कर पा रहे हैं तो आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, ये इस चीज को, फिर एक आर्टिकल था राष्ट्रपति से संबंधित, आर्टिकल नंबर 60, इसको भी लागू कर दिया गया था। और एक इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 324। इसी तरह से कुल अगर आप देखेंगे तो लगभग 15 या 16 आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, लागू कर दिया गया था। लेकिन पूर्ण संविधान अगर आप देखेंगे तो पूर्ण संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को आपको लागू हुआ था। अब यहां से हम लोग समझने का कुछ अगला पर्सपेक्टिव कोशिश करते हैं। अब यहां पर हम लोग जो देखेंगे अगला टॉपिक, अब हेड ऑफ स्टेट का जो कुछ मतलब ड्यूरेशन रहा है उसको देख लीजिए। 1947 से 1950 तक जो हमारा हेड ऑफ स्टेट था, इसको अगर आप देखेंगे तो अप टू 1947, मतलब 1947 से पहले जो आप एक व्यक्ति का नाम सुने होइएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था सो हमारे देश का वायसराय भी था और गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, इसका मतलब भारत का वायसराय भी था, गवर्नर जनरल, इसका मतलब हाउस ऑफ स्टेट जो के तौर पर जो कार्य कर रहा था सो यही कर रहा था, क्योंकि इस बीच में हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग डोमिनियन स्टेटस के अंतर्गत में हैं। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था सो आपका भारत का वायसराय भी था और गवर्नर जनरल भी था। इसके बाद देखेंगे तो एक दूसरा व्यक्ति आते हैं, मतलब 15 अगस्त 1947 से अगर देखेंगे तो 21 जून 1948 तक। तो आप देखेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन ही यहाँ पर थे, लेकिन यहाँ पर से वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था और सिर्फ जो ये कार्य कर रहे थे गवर्नर जनरल के पद पर कार्य कर रहे थे, क्योंकि वायसराय का पद यहाँ समाप्त कर दिया गया था। फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो एक व्यक्ति और हुए थे जिनका नाम था
इनका कार्यकाल था 21 जून 1948 से अगर आप देखेंगे तो 25/1/1950 मतलब 25 जनवरी 1950 तक एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था सिराज गोपालाचारी। ये आपका क्या थे, वायसराय के तौर पर क्या है, या गवर्नर जनरल जो बोलना है वो बोल सकते हैं, मतलब गवर्नर जनरल या वायसराय के तौर पर भारत में कार्य कर रहे थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें ये हो गया था, और उसके बाद देखेंगे तो आपको 26 जनवरी 1950 से देखेंगे तो भारत का क्या लागू हो गया था, संविधान लागू हो गया था। और जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ तो अब जो वहां पर हो गया, क्योंकि आपको पता है जो 1950 में संविधान लागू हो रहा है, इस समय तक आपका चुनाव नहीं हुआ है। अब चुनाव नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति, जिसको आप बोलते हैं अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर बाबूजी को चुन लिया गया, और बाबूजी कहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर, क्योंकि आप देखेंगे कि जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हीं को अंतरिम सरकार में आपको देश का राष्ट्रपति भी क्या कर दिया गया, चुन दिया गया। तो अंतरिम सरकार में देखेंगे तो ये था आपका हेड ऑफ स्टेट का 1947 से लेके 1950 तक का इतिहास। अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, जहां जहां आपको लगे कि जो लिख लेना चाहिए, नोट्स बना लेना चाहिए ताकि एक समझ बन जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा गणतंत्र को समझने के लिए आपको कुछ यात्राएं समझने पड़ेंगे, और इस यात्रा में आप ले सकते हैं राजतंत्र से गणतंत्र, राजतंत्र से गणतंत्र की यात्रा को आप देख सकते हैं। अब इस यात्रा में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो रिपब्लिक, गणतंत्र। तो राजतंत्र का मतलब होता है कि जो जहां पर क्या हो, जो शासन वंशानुगत हो। इसका मतलब हो गया जो हेड ऑफ स्टेट जो होगा सो मतलब कोई वंशानुगत व्यक्ति होगा। जैसे राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। जैसे आप देखेंगे कि जो ऐसे मतलब पहले जो रियासत हुआ करते थे उसमें वही प्रोसेस चलता था, जो मतलब जो राजा का बेटा होगा वही। इसका मतलब किसी एक व्यक्ति का शासन, जनता का शासन नहीं। ठीक है, तो राजतंत्र का मतलब राजा का शासन या एक व्यक्ति का शासन लगातार चलते रहेगा। उसके बाद सबसे पहले हम लोग समझने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं गणतंत्र, रिपब्लिक। भाई गणतंत्र में क्या होता है कि जहां हेड ऑफ स्टेट भी क्या होगा, इलेक्टेड होगा, मतलब निर्वाचित। हेड ऑफ स्टेट भी क्या होगा, निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा, मतलब कोई राजा या रानी का फैमिली का नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जो हमारे देश में क्या हो कि जो राष्ट्र का प्रमुख जो है सो राष्ट्रपति है, और आप देखेंगे कि जो राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति हो गए और सरकार का प्रमुख है वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। अब यहां पर क्या होता है, तो हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट है वो भी इलेक्टेड है। भले ही हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर नहीं हो, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो के इनडायरेक्ट इलेक्शन और प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन फिर भी चुनाव की प्रक्रिया है। मतलब आप बोल सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है उस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी हेड ऑफ स्टेट हमारा क्या है, इलेक्टेड है। तो गणतंत्र उसको बोलेंगे जिसका हेड ऑफ स्टेट क्या है, आपका इलेक्टेड होगा। उसके बाद विशेषाधिकार का अभाव, विशेषाधिकार का अभाव, इसका मतलब विशेषाधिकार का अभाव या विशेषाधिकार का न होना। तो भाई विशेषाधिकार किसके पास, तो विशेष अधिकार का कहने का मतलब हो गया जो कोई ऐसा ना हो, गणतंत्र में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास जरूरत से ज्यादा अधिकार हो और किसी के पास अधिकार नहीं हो। और विशेषाधिकार कहने का मतलब हो गया, जब मान लीजिए पार्लियामेंट है आपका,
उस पार्लियामेंट में क्या किया जाए कि जो रिजर्व कर दिया जाए, जो इस परिवार के हैं यही 10 व्यक्ति इस यहाँ पर एमपी बनेंगे। मतलब फलाने परिवार का 20 व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। ये क्या हो गया, किसी को विशेषाधिकार, या किसी राज्य के विधानसभा के अंतर्गत एक ही परिवार का 10 जो होंगे सो एमएलए होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब हो गया कि जो अगर ऐसा किया जा रहा है या इस परिवार का ही व्यक्ति जज बनेंगे, बात आ रहा समझ में, इसका मतलब हो गया जो वहां पर विशेषाधिकार हो गया। तो गणतंत्र में क्या होता है, विशेषाधिकार का अभाव होता है, जो नहीं, जो भी योग्य है वो वहां तक क्या होगा, जाएगा। तो अगर ऐसा प्रोसेस है तो विशेषाधिकार का अभाव। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सभी सेवाओं में बिना भेदभाव के, इसका मतलब जितने सर्विसेज है केंद्र सरकार के अंतर्गत, राज्य सरकार के अंतर्गत, उस सभी सेवा में, सेवा का मतलब जैसे आप कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, विधायिका हो गया, उसमें जो सर्विसेज है उस सर्विस में किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे लिंग के नाम पर, किसी भी स्थान पर उसके साथ भेदभाव ना हो। तो बिना भेदभाव का अगर कार्य होंगे तो आप मान सकते हैं कि जो वो एक गणतंत्र की मतलब अच्छा पहचान है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि जो अगर देखेंगे आज भी भारत के पार्लियामेंट में अगर देखेंगे तो महिला की भागीदारी 14 से 15% नहीं बढ़ा है, जबकि इनका देश के अंतर्गत इनका भागीदारी कितना परसेंट है, 50%। तो कायदे से मतलब ये कहा जा सकता है जो पार्लियामेंट में महिला का भी भागीदारी कितना परसेंट होना चाहिए, 50%, लेकिन आज तक भी इनका परसेंटेज 14 से 15% नहीं बढ़ा है। अगर न्यायपालिका में देखेंगे तो न्यायपालिका में आज भी देखेंगे तो 2 से 3% से ज्यादा इनका भागीदारी नहीं हुआ है। इस स्तर पर तो यहाँ पर आपको सिविल सेवा में भी देखेंगे तो आज भी महिला की भागीदारी 10% 15% से ज्यादा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को ये अंतर देखने को मिलता है। फिर अगर कास्ट में देखेंगे तो कास्ट में के अंतर्गत में भी जो कुछ कास्ट ऐसे हैं जिनके अंदर मतलब क्या है कि जो इस तरह की समस्या देखने को मिलता है कि जो उनका जिस हिसाब से प्रतिनिधित्व है उस हिसाब से वहां पर देश के नीति निर्माण में उनका भागीदारी नहीं है। तो क्या है, सभी सेवा में बिना भेदभाव, मतलब बिना भेदभाव किए हुए सबको वहां तक क्या होना चाहिए, तो पहुंच होना चाहिए। और एक है संप्रभुता, मतलब संप्रभुता किस में निहित होना चाहिए, जनता में निहित होना चाहिए। मतलब जनता डिसाइड ये करेगा कि जब भाई वो कैसा विधि बनाना चाहता है, क्या करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, ये डिसाइड कौन करेगा, जनता करेगा। इसका मतलब है कि जो आप बोल सकते हैं कि जो ये एक क्या है आपका संप्रभु, अगर ये सारे क्राइटेरिया को कोई राज्य या कोई देश अगर पूरा करता है तो उसको बोला जाता है गणतंत्र या संप्रभु गणतंत्र उसको बोला जाता है, अगर इस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो। ठीक है, इसके बाद अगर अब इसको समझना है तो आप इसमें भी कई लेवल बन जाते हैं, तो लेवल पर ज़्यादा आप समय नहीं इसमें लेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। थोड़ा सा 2-4-5 मिनट में आपको बात समझा के कोशिश करते हैं समझा के खत्म करने का। ठीक है, तो जैसे आप एक कह सकते हैं कि जो हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लेंगे तो एक राजतंत्र, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका गणतंत्र। ठीक है, अब राजतंत्र वाला में अगर एग्जाम्पल लेंगे तो यहां पर आप डायग्राम को क्या कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अगर डायग्राम से भी ऐसे अगर ले सकते हैं तो एक तो होगा कि जो इसको क्या कैसे कर सकते हैं, जैसे वो पूर्ण रूप से क्या होगा, पूर्ण राजतंत्र, मतलब पूर्ण रूप से वहां पर क्या होगा, राजतंत्र। तब पूर्ण रूप से जहां राजतंत्र है उसका एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तब पूर्ण रूप से राजतंत्र है उसमें एग्जाम्पल आप किसका ले सकते हैं, जैसे सऊदी अरब का ले सकते हैं, सऊदी अरब आपका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सऊदी अरब के बाद अगर आप देखेंगे तो किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, उत्तर कोरिया का ले सकते हैं। सऊदी अरब हो गया, उत्तर कोरिया हो गया,
उसके बाद आप क्या ले सकते हैं, वेटिकन सिटी ले सकते हैं, वेटिकन सिटी ले सकते हैं। तो ये सब आपका जो राज्य हो गया, ये पूर्ण तरह से पूर्ण राजतंत्र का क्या है, एग्जाम्पल है। यहां पर पूर्ण रूप से राजा का क्या चलता है, शासन चलता है। अब उसके बाद से अगर आप देखेंगे जो कुछ राजतंत्र, मतलब आंशिक राजतंत्र इसको बोल सकते हैं, आंशिक राजतंत्र। तो आंशिक राजतंत्र में देखेंगे तो आंशिक राजतंत्र में आपका क्या आ जाएंगे, जैसे आप ले सकते हैं जॉर्डन। जॉर्डन एक देश है, यहां पर आंशिक राजतंत्र का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। मतलब राजा है लेकिन राजा के पास शासन आम, मतलब राजा के साथ पास जो शक्ति है वो नाम मात्र की शक्ति है। उसके बाद में आप लेंगे तो और क्या ले सकते हैं, ओमान। ओमान जो देश है ये भी आपका, जॉर्डन हो गया, ओमान हो गया, ये सब आंशिक राजतंत्र के अंतर्गत में आता है। उसके बाद एक राज्य आपका हो जाएगा, उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र। मतलब वहां संविधान होगा लेकिन हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, राजतंत्र, मतलब वंशानुगत शासन तो चलेगा किसके हिसाब से, संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन वहां पर जो शासन होगा वो वंशानुगत। और इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं किसको, यूके को। ठीक है, यूके में क्या है, आपका शासक जो है, राजा जो है सो वो नाम मात्र की शक्ति उसके पास है। ये नहीं कि जो राजा जो चाहेगा वो कर देगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि जो वहां का जो संसद है, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, कोई भी बिल को पारित करके दिया हो। लगभग माना जाता है जो 1938 के बाद ऐसा कोई भी बिल जो राजा के पास गया हो या रानी के पास गया हो या किंग के पास गया हो और वो जो हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन से जो बिल पास कर दिया गया है उस बिल को वो रोक दिया हो, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता। तो आप बात बोल सकते हैं जो वहां तो राजतंत्र है लेकिन नाम मात्र का राजतंत्र है और उससे ज्यादा किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यूके हो गया। उसके बाद आप स्वीडन को ले सकते हैं, नॉर्वे को ले सकते हैं। ठीक है, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, डेनमार्क हो गया, ग्रीस हो गया। ग्रीस के बाद आप जापान ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया ले सकते हैं। ये सब जो आपका हो गया से ये सब आता है संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत में आता है। फिर इसका आप एग्जाम्पल इसमें आप क्या, भूटान भी शामिल कर सकते हैं। भूटान में भी राजा का शासन है, भूटान हो गया, थाईलैंड हो गया, जापान हो गया। ये सब जो एग्जाम्पल हो गया संवैधानिक राजतंत्र, वहां पर संविधान होगा लेकिन शासन किसका होगा, राजा का होगा। अब आ जाइए आप किसके अंतर्गत, गणतंत्र। आप गणतंत्र में आ जाएंगे तो गणतंत्र में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे जो पहला एग्जाम्पल है यूएसए ले लीजिए, उसके बाद भारत ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसके बाद स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया। ये सब जो देश आ गए, ये सब आ गए आपका गणतंत्र के अंतर्गत में, रिपब्लिक के अंतर्गत में। अब यहां से आपको एक समझ विकसित हो गया होगा, जो राजतंत्र के अंतर्गत जो स्टेट आए, यहां पर पूर्ण रूप से राजा का शासन होगा। आप इसका उत्तर कोरिया का जो शासक है उसका बराबर न्यूज वगैरह में उसका पागलपन आप देखते होंगे। एक कहानी आप सुने होंगे कि जो क्या उसका एक बार वो मीटिंग कर रहा था और मीटिंग में उसका जो था कोई सो एक अधिकारी था, वो झपकी ले लिया तो उसको तोप में बांध के उड़वा दिया। कई बार आप ऐसा सुनते होइएगा जो मतलब कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण कुत्ता से कटवा दिया, तो इसका मानसिक पागलपन का स्थिति आप देखें। इसका मतलब मानसिक पागलपन का मतलब यही हो गया जो इसके पास शक्ति जरूरत से ज्यादा है। यही कार्यपालिका है, यही न्यायपालिका है, यही विधायिका है। इसका मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है, ये जो बोल दिया वो सही ही होगा। ठीक है, इसका मतलब कि एक ग्रंथ का आप नाम सुने होंगे जो द प्रिंस नाम का एक ग्रंथ था, उसमें यही बात का तो जिक्र किया गया था कि जो राजा कभी जो है सो वो गलत नहीं कर सकता है या गलत नहीं बोल सकता है या गलत करिए नहीं सकता है, मतलब राजा कभी गलत नहीं सोच सकता है। तो इसीलिए उसी सिद्धांत को फॉलो करता है, तो ये जो बोल दिया वही होगा। सऊदी अरब का भी कई बार आप सुनते होइएगा एग्जाम्पल, ये आ गया पूर्ण रूप से राजतंत्र।
आंशिक में ये देश आते हैं, जॉर्डन आते हैं, ओमान आते हैं, यहाँ पर राजा होगा लेकिन बस आंशिक रूप से होगा, राजा का ज़्यादा तामझाम, ज़्यादा शक्ति नहीं होगा। फिर संवैधानिक राजतंत्र में तो यहाँ आपको ठीक से समझा ही दिए, यूके का क्या कहानी है, जो आज तक मतलब ऐसा हुआ है कि जो 1638 के बाद ऐसा कोई भी बिल नहीं हो या कानून हो जिसको वहाँ का संसद पारित कर दिया हो और उसको राजा या रानी रोक दिया हो। तो ये भी, इसमें भी आपको पता चल गया जो संवैधानिक राजतंत्र में राज्य तो चलेगा संविधान के अंतर्गत, लेकिन हेड ऑफ स्टेट जो होगा सो वंशानुगत होगा। गणतंत्र के अंतर्गत आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका अमेरिका हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, स्वीडन हो गया, आपका पड़ोसी अफगानिस्तान हो गया, ये सारा देश, नेपाल हो गया, ये सारा देश जो आता है सो गणतंत्र के अंतर्गत में आता है। अब इससे आगे अगर हम लोग देखेंगे तो हम किस स्तर तक गणतंत्र हो पाए हैं, हम किस स्तर तक गणतंत्र हो पाए हैं, हम किस स्तर तक गणतंत्र हो पाए हैं। अब देखिए, तो एक तो आप देखेंगे किसके स्तर पर, नियम के स्तर पर, नियम के स्तर पर या सैद्धांतिक स्तर पर, नियम के, ठीक है, नियम का स्तर, और एक आप देखेंगे तार्किक स्तर पर, ठीक है। आप दो स्तर पर देख सकते हैं। तो नियम के स्तर पर देखेंगे तो क्या देख सकते हैं, हेड ऑफ स्टेट। तो हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होना चाहिए, आपको पहले बता दिए हैं। तो हेड ऑफ स्टेट हमारे यहाँ क्या है, इलेक्टेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इस रूल को फॉलो करता है। उसके बाद आप देखेंगे तो संप्रभुता, तो संप्रभुता जनता में निहित होना चाहिए, संप्रभुता जनता में, तो आप देखेंगे भारत में संप्रभुता जनता में, क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है, हम भारत के लोग, बी द पीपल। इसका मतलब क्या है कि जो जनता में है, ये भी बात क्या है, सही है, इसको भी फॉलो करता है। फिर उसके बाद देखेंगे, इसके बाद क्या देख सकते हैं, हाँ, अब वही जो भी सेवाएं हैं उस सेवा सभी के लिए खुला हुआ होगा, इस चीज को भी क्या करता है, इसका मतलब किसी भी आधार पर किसी के साथ अगर योग्यता रखता हो तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और वहां पर किसी के लिए मतलब रिजर्व नहीं होता है। रिजर्व, अब कुछ को आरक्षण आप देते हैं, आरक्षण अलग चीज हो गया, उस पर हम लोग किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो किसी विशेष के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी को विशेष अधिकार नहीं होता है, तो इस भी चीज को फुलफिल करता है। फिर उसके बाद देखेंगे तो पब्लिक ऑफिस, इसका मतलब हो गया वही सेवा, सेवा के अंतर्गत इस स्तर पर देखेंगे तो हमारा देश क्या करता है, फुलफिल करता है। लेकिन अब आ जाइए तार्किक स्तर में, सबसे पहले आप देखेंगे राजनीति। आप लोग ईमानदारी से बताएंगे और इस पर सोचेंगे, ठीक है, मैं इस पर ज्यादा अपना विचार नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो दरअसल रियल में है क्या। अब रियल में है क्या, सबसे पहले आप देख लीजिए राजनीति में क्या है, राजनीति एक सेंटर के स्तर पर हो गया, एक स्टेट के स्तर पर हो गया। यहां पर क्या आपको लगता है कि जो हम क्या गणतंत्र, मतलब गणतंत्र के किस स्तर तक रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आप देखेंगे तो जैसे राजनीति में आप देखेंगे तो ये आरोप हमेशा लगता है कि जो राजनीतिक बैकग्राउंड का व्यक्ति है उसी का राजनीति में दबदबा दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर वही है कि जो आप जैसे बोलने के तौर पर आप बोलते हैं कि जो हमेशा मुख्यमंत्री का बेटा ही क्या बनता है, मुख्यमंत्री, मंत्री का बेटा ही क्या बनता है, मंत्री, मतलब बेटा या बेटी जो भी हो, ठीक है। उसके बाद में या उसी के जैसे आप जिस चीज को बोलते हैं भाई भतीजावाद, तब भाई भतीजावाद का जो सिस्टम है वो आपको सेंटर के स्तर पर भी देखेगा राजनीति में और राज्य के स्तर पर भी देखेगा, मतलब ये दोनों जगह आरोप लगते हैं। तो मेरा ये नहीं है कि जो मतलब कि जो ये नहीं होना चाहिए जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ पर सिर्फ दिक्कत यहाँ पर आ जाता है कि जो सिर्फ जन्म से किसी का ये नहीं तय हो जाना चाहिए कि जो नहीं इसका मतलब ये है तो यही अगला होगा, इस चीज में दिक्कत आ जाता है। अगर हाँ किसी के अंदर वो क्वालिटी है, वो टैलेंट है, तो उसको वो मौका क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन दरअसल अगर आप देखेंगे, अगर उसके पास टैलेंट नहीं है, क्वालिटी नहीं है, फिर भी वो सिर्फ इस वजह से जा रहा है कि जो वो वर्ग उस परिवार में पैदा हो गया, उस वजह से अगर उसको राजनीति में जगह मिल रहा है, तो ये चीज अपने आप में एक क्या हो जाता है, अच्छे लोकतंत्र, अच्छे गणतंत्र के लिए मतलब ये अपने आप में एक अभिशाप के तौर पर काम करता है। तो आप राजनीति में खुद देखेंगे सेंटर के स्तर पर, जैसे कई बार आरोप लगते हैं कि जो जैसे नेहरू जी को लेके बाद में आप देखेंगे जो 67 में जब इंदिरा जी बनी, पीएम बनी, तो इस बात का चर्चा हुआ जो इंदिरा गांधी दरअसल पीएम बनने के लायक नहीं थी, लेकिन नेहरू जी के बेटी होने के वजह से उनको पीएम क्या किया गया, बना दिया गया। तो कुछ ये भी बात हुआ कि जो एक उपनिवेशवाद से एक राजतंत्र से हमको छुटकारा मिला और दूसरा राजतंत्र हम पर क्या हो गया, हावी हो गया। फिर कुछ आरोप ये भी लगते हैं राजीव गांधी के ऊपर, जो राजीव गांधी उतना मतलब कि जो साफ मतलब पॉलिटिशियन नहीं थे या उतना उनको राजनीति का अनुभव नहीं था, लेकिन गांधी परिवार के होने के वजह से जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो किसी दूसरे को नहीं बना के उनको बनाया गया। तो कई बार राजनीति में इस तरह के आरोप लगते हैं। फिर राज्य के स्तर पर अगर आप देखेंगे, तो राज्य के स्तर पर आप ईमानदारी से अगर देखेंगे तो मान लीजिए कि जो 28 राज्य और 3 यूटी कुल मिला दीजिए तो 31 जगह आपको क्या है, विधानसभा है। और 31 राज्य में आप ये देख सकते हैं दावे के साथ जो कम से कम 20 राज्य ऐसे होंगे जो परिवार विशेष में पैदा होने के वजह से, मतलब 20 परिवार का व्यक्ति, उसका बाप सीएम था तो उसका बेटा क्या बन गया, सीएम बन गया। तो अपने आप में अगर योग्यता है उनके अंदर तो ये ठीक बात है। अगर ऐसा योग्यता नहीं है, सिर्फ परिवार में जन्म लेने के वजह से अगर उनको ये अधिकार मिल रहा है, तो ये अपने आप में एक गणतंत्र के लिए मतलब अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस स्तर पर आप देख लीजिए। अब जुडिशरी के स्तर पर आप देख लीजिए, न्यायपालिका के स्तर पर क्या है भाई, न्यायपालिका के स्तर पर भी है। आप देखेंगे तो बात तो यही है, लगभग मिला के अगर आप देख लीजिए तो आप आरोप ये लगता है कि जो इस देश के 200 परिवार के ही ऐसे सदस्य हैं जिसमें लगभग 80% क्या है, वकील है और क्या है, जज है। हायर जुडिशरी में 200 परिवार ही ऐसे हैं जिनका मतलब क्या है कि जो न्यायपालिका के ऊपर कब्जा है। तो ये भी अपने आप में देखेंगे तो एक बहुत मतलब क्या है, यहाँ पर अगर SC ST से देखेंगे, OBC बैकग्राउंड से देखेंगे तो यहाँ पर आपको जज या वकील देखने को आपको नहीं मिलेंगे। फिर महिला के लिंग के आधार पर देखेंगे तो महिला को देखेंगे तो महिला आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अपने आप में इस स्तर पर भी कई बार आरोप लगते हैं और दिखाई देता है जो यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर आपका क्या है, भेदभाव हो चुका है। उसके बाद अब समाज के स्तर पर देखेंगे, सोसाइटी, समाज के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सोसाइटी के स्तर पर। अब सोसाइटी के स्तर पर क्या देखेंगे, देखते हैं आपको ये भी बात, सोसाइटी में क्या होता है, एक तो होता है कास्ट के स्तर पर और एक होता है धर्म के स्तर पर, और उसके बाद देखेंगे तो आप लिंग के स्तर पर भी ले लेंगे, इस स्तर पर भी आपको भेदभाव। और कई बार होता है हम लोग को समझ में भी यही आता है जो हाँ, जो कोई नेता का बेटा है तो वो क्या है, नेता के लायक वही है, उसको दूसरा कोई व्यक्ति क्या होता है समझ में नहीं आता है। जैसे आप किसी भी राज्य का ले लेंगे तो उस राज्य में क्या है कि जो, अब जैसे एग्जाम्पल आप अखिलेश यादव को लेके, तो जैसे आदमी को, जनता को यही बात समझ में आ रहा था जो मुलायम सिंह यादव सीएम रहा है तो मुलायम सिंह यादव का बेटा ही क्या बनेगा, सीएम बनेगा, क्योंकि जनता के माइंड में पहले से ये क्या होता है, बात फिक्स होता है। जैसे बिहार में भी देखेंगे तो उस तरह के कई राज्य में आप देखेंगे तो इस तरह का मतलब बोलबाला होता है और जनता का माइंड सेट होता है कि जो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके मतलब कि जो वो उसके परिवार का है तो वही इसके योग्य हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो आप देखेंगे कि जो तार्किक स्तर पर तो आप कह सकते हैं जो तार्किक स्तर पर अभी हम गणतंत्र के नजदीक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हाँ प्रयास जारी है। और देखिए अब ये प्रयास कितने दिन में मतलब पूरा होता है और
क्योंकि दुनिया के और बहुत सारे देश को अगर आप स्टडी करेंगे तो अगर उनके अंदर हमसे कुछ बेहतर हो गया है तो उसमें रीज़न यही है कि जो वो प्रयास करना हमसे पहले से शुरू कर दिए थे, उनको मौका मिल गया था, हमें अब मौका मिला है तो हम भी प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं कब तक इस सफलता को प्राप्त करते हैं। तो आप लोग देखेंगे पूरा वीडियो को, अगर ज़रूरत पड़े तो नोट्स बना लेंगे और फिर बताएंगे कमेंट करके कि जो आपको कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं, और दरअसल गणतंत्र का अर्थ मतलब होता क्या है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार साथियों।